जो मंत्री लोग हैं, अ, मैं समझता हूं कि जो भी बोलता है उसको सोच समझ से बोलना चाहिए और कम बोलना चाहिए। आजकल लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं और ज्यादा सोच समझ से नहीं बोलते। खैर, वो अलग बात है। आप कुछ आप डेट्स नोट कर लो, क्योंकि मैं जब बाहर था तो मुझे कहा गया कि मैंने जो दस्तावेज किए हैं उस नोटिस ऑफ मोशन पे, उसके बारे में ये जांच करना चाहते हैं, और मैंने कोई जवाब नहीं दिया। राज्यसभा जी ने, सेक्रेटेरिएट ने मुझसे पूछा और मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने इसकी कुछ जांच की। अब थोड़े डेट्स नोट कर लो आप। ये नोटिस ऑफ मोशन शेखर यादव के संदर्भ में 13 दिसंबर 2024 को हम लोगों ने मूव किया, और उस समय हम चेयरमैन साहब के चेंबर में गए और सेक्रेटरी जनरल साहब आए, उसको रिसीव किया और डेट डाली 13 दिसंबर। तो 13 दिसंबर को उनको मिल गया। अब पीछे मैंने बयान पढ़ा रिजिजू जी का, कानून मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि ये जो यशवंत वर्मा की जो इम्पीचमेंट है, इसका मोशन हम पहले दिन ही लगाएंगे और 3 महीने में जजेस इंक्वायरी एक्ट का गठन करके इसको पारित करेंगे। ये कहा ना उन्होंने कि इसमें जल्दबाजी होनी चाहिए, इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए, विलंब नहीं होना चाहिए। अब 13 दिसंबर को जब हमने शेखर यादव का मोशन दिया तो 3 महीने तो बीत चुके थे, और ये कहते हैं कि इन्होंने हमें 7 मार्च को एक जो हमारी एनआईसी की जो ईमेल है उसमें हमें मैसेज भेजा। उसके बाद 13 मार्च को भेजा, उसके बाद 1 मई को भेजा। क्योंकि आपको मालूम है कि 50 मेंबर राज्यसभा के एक बार दस्तावेज कर लें तो मोशन एडमिट होना चाहिए, और रिजिजू जी को तो बड़ी जल्दी है, लेकिन शेखर यादव के केस में तो कोई जल्दी रही नहीं। खैर, फिर मैंने इन्वेस्टिगेट किया कि क्या उन्होंने मुझे भेजा, क्योंकि मैं तो खुद था वहां 13 दिसंबर को प्रेजेंट करने के लिए। ये तो नहीं हो सकता कि मैं खुद था, मैंने दस्तखत किए, हस्ताक्षर किए, और ये कहते हैं मेरे हस्ताक्षर नहीं है। खैर, वो बात छोड़िए। तो मैंने जब अपनी ईमेल पे देखा तो 7 मार्च की मेरे पास तो कोई ईमेल है नहीं, 13 मार्च की ईमेल है। उसमें क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूं। उसमें लिखा है कि काइंड अटेंशन इज इनवाइटेड टू द ईमेल डेटेड 7 मार्च, जो मुझे मिली नहीं, अटैचिंग देयर विद द लेटर फ्रॉम द सेक्रेटेरिएट regarding request for interaction with the Honorable Chairman Rajya Sabha, along with duly authenticated copies of documentation mentioned in the undated notice of motion. Undated notice of motion वो तो 13 तो उन्होंने खुद रिसीव किया, तो इन्होंने कोई मेरे हस्ताक्षर की तो बात ही नहीं की। इन्होंने तो ये कहा ही नहीं कि मेरे दस्तखत नहीं है। इन्होंने कहा कि आप इंटरएक्शन के लिए आ जाइए। किस चीज का इंटरएक्शन? फिर यही इन्होंने 1 मई को भेजी, यही चिट्ठी फिर 1 मई को भेजी, और वही रिपीट किया कि आप इंटरएक्शन के लिए आइए। तो इन्होंने तो कुछ मुझे आज तक नहीं कहा कि मेरे दस्तखत नहीं है और मेरे दस्तावेज नहीं है। किस लिए मैं इंटरएक्शन के लिए आऊं?
जो शेखर यादव का बयान था, जो उन्होंने स्पीच दी, वो तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रेमिसेस में स्पीच दी, और उन्होंने कोई इनकार भी नहीं किया कि ये मेरी स्पीच नहीं है। उन्होंने माना। उसकी ऑथेंटिकेशन की तो कोई जरूरत ही नहीं है। एनी केस 44 दस्तखत तो एक्सेप्टेड है, ये खुद कहते हैं राज्यसभा सेक्रेटेरिएट के 44 दस्तखत तो एक्सेप्टेड है, ऑथेंटिकेशन तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो किस लिए मुझे बुला रहे थे? और दिसंबर से लेकर 1 मई तक यही चल रहा था। और रिजिजू जी कहते हैं कि 3 महीने में सब कुछ खत्म होना चाहिए। दूसरी बात, बजट सेशन हुआ। जो बजट सेशन हुआ, वो सेशन, उसकी भी बात आपको बता दूं मैं। वो सेशन जनवरी 31 को शुरू हुआ, फरवरी 13 को पहला भाग खत्म हुआ, और फिर 10 मार्च को शुरू हुआ और 4 अप्रैल को खत्म हुआ। बजट सेशन में मैंने फरवरी 11 को स्पीच दी, मैं मौजूद था। मैंने किसी ने नहीं बताया कि आप मिल लीजिए। 4 अप्रैल को फिर मैंने स्पीच दी, वक्फ पे स्पीच दी। ये कहते हैं ना कि 7 मार्च को इन्होंने मुझे ईमेल पे भेजा और 13 मार्च को फिर भेजा, तो मैं तो 4 अप्रैल को भाषण दे रहा था। मुझे क्यों नहीं बताया कि आप आके मिलिए? और इस बीच में चेयरमैन राज्यसभा से मिला, क्योंकि इंडिपेंडेंट मेंबर को 5-5 मिनट देते हैं, तो मैंने उनसे आग्रह किया कि मुझे थोड़े ज्यादा दे दो। उन्होंने दिए भी, उनकी जेनरॉसिटी है। तो मैं तो उनके साथ बैठा था, फिर भी किसी ने नहीं पूछा। और जब मैं आपको 13 दिसंबर को मैंने खुद आपको प्रेजेंट किया नोटिस ऑफ मोशन, तो ये तो नहीं हो सकता कि मेरे दस्तखत नहीं है और ये मेरे वो दस्तखत नहीं है। दूसरी बात, ये और भी इंपॉर्टेंट बात है कि दस्तखत कौन क्वेश्चन कर सकता है? या तो कोई और मेंबर कहे कि ये सिब्बल साहब के दस्तखत नहीं है, तभी मुझसे पूछेंगे ना। कोई ऐसी कंप्लेंट तो है नहीं। या सेक्रेटेरिएट खुद जांच करे कि मेरे उनके पास दस्तखत रहते हैं, जब मैंने ओथ ली दस्तखत रहते हैं ना मेरे उनके। ये क्या कर रहे हो? मेरे पास उनके पास दस्तखत रहते हैं मेरे। तो सेक्रेटेरिएट को बोलना चाहिए कि साहब आपके जो दस्तखत हैं हमारे पास वो मैच नहीं करते। यही दो बातें हो सकती है ना, तीसरी बात तो कोई नहीं हो सकती। ये दोनों बातें की कोई जानकारी नहीं है। और ताज्जुब की यह बात यह है कि ये खुद शेखर यादव को डिफेंड कर रहे हैं, उन पे बयान दे जा रहे हैं, ये कि मिसबिहेवियर नहीं है। अरे इनका क्या हक है बयान देने का? एक बार मोशन एडमिट हो जाए, तब इंक्वायरी बैठेगी, इन्वेस्टिगेशन होगी। और इसमें तो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि बयान तो वो खुद मानते हैं। तो क्या हो रहा है? एक जज को बताने के लिए हो रहा है ना सब कुछ, क्योंकि वो अगली 2026 में रिटायर हो रहे हैं, तो इसको प्रोलॉन्ग किया जाए ताकि वो रिटायर हो जाए। और साथ में ये भाषण दे रहे हैं कि इसमें तो कोई बात ऐसी है ही नहीं, सरकार के लोग। और जहां तक यशवंत वर्मा का सवाल है, वहां ये कह रहे हैं कि हम पहले दिन ही मोशन करेंगे और 3 महीने में इसको खत्म करेंगे। ये दो मापदंड क्यों? क्योंकि जो जज साहब हैं शेखर यादव साहब, उन्होंने ऐसा बयान दिए हैं जिनसे ये हो सकता है सहमत भी हो।
जैसे कलकत्ता में एक जज साहब को इन्होंने बीजेपी में ले लिया तुरंत और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। एक और जज साहब ने कहा कि मैं तो इनके पक्ष में था। तो ये बचाव की राजनीति हो रही है ताकि जजेस इंक्वायरी कमेटी के अंतर्गत कोई गठन नहीं हो कमेटी का। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात अब मैं आपसे करना चाहता हूं जो बहुत ही सीरियस है। तो वो है कि आपको बता दूं मैं कि अंडर आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर 50 मेंबर राज्यसभा के या 100 मेंबर लोकसभा के कोई मोशन ऐसी साइन करें और वो प्रेजेंट करें या चाहे लोकसभा सेक्रेटेरिएट को या राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को, तो उस मोशन के अंतर्गत एक जजेस इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाती है। लेकिन जजेस इंक्वायरी कमेटी बैठाने का जो हक है वो पार्लियामेंट को है कानून बनाने के बाद। आर्टिकल 124(5) कहता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ एन एड्रेस एंड फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रूफ of the misbehavior or incapacity of a judge। क्या मतलब हुआ कि पार्लियामेंट एक कानून बना सकती है और कानून के अंतर्गत किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होगी और इन्वेस्टिगेशन के बाद निर्णय दिया जाएगा कि ये प्रूव्ड मिसबिहेवियर है, फिर जज को रिमूव किया जाएगा। लेकिन उसकी दो कंडीशन है कि पार्लियामेंट में लोकसभा भी बैठेगी, राज्यसभा भी बैठेगी, एक ही सेशन में होगा और बहुमत द्वारा पारित किया जाएगा। और बहुमत द्वारा ही नहीं, लेकिन 2/3 जो वहां मेंबरान बैठे हैं, जब तक 2/3 मोशन के पक्ष में जो वहां बैठे हैं मोशन के पक्ष में वोट नहीं करेंगे, तब तक जज को रिमूव नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता। यह संविधान का प्रावधान है। अब जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो जजेस इंक्वायरी कमेटी के अंतर्गत होगी। तो पार्लियामेंट ने एक जजेस इंक्वायरी एक्ट का गठन किया, ठीक है ना, और उसके मुताबिक होगी। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कोई और तरीका तो है नहीं ना, इन्वेस्टिगेशन तो उसके मुताबिक होगी। और कॉन्स्टिट्यूशन कोई इन हाउस प्रोसीजर को रिकॉग्नाइज नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इन्वेस्टिगेशन होगी। क्या होगी? पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाया जाएगा, कानून बन गया तो इन्वेस्टिगेशन तो वही कमेटी करेगी ना, और तो कोई इन्वेस्टिगेशन का कॉन्स्टिट्यूशन मानता नहीं है। तो ये इन हाउस प्रोसीजर रिपोर्ट की क्या बात कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन लेना देना नहीं है, क्योंकि वहां इन्वेस्टिगेशन होगी और आपके सारे पत्रकार लोग, सारे मीडिया इन हाउस प्रोसीजर को लेकर ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे कि जज दोषी है, यशवंत वर्मा दोषी है, जिसकी कोई संवैधानिक औपचारिकता है ही नहीं, जिसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है। ये क्या हो रहा है आपके मीडिया में? किस रिपोर्ट के आप, किस आधार पे आप जज को दोषी ठहरा रहे हो? और जज खुद कहते हैं इन-हाउस को, हमने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, और कॉन्स्टिट्यूशन कहती है इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और बिना इन्वेस्टिगेशन के आप लोग वहां बैठे हुए उनको दोषी ठहरा रहे हो, और मंत्री लोग बोल रहे हैं। यह सबसे ज्यादा गंभीर बात है।
अब और एक बात आपको बताऊं, वो भी संवैधानिक है, क्योंकि तभी मैंने शुरुआत में कहा था कि अगर बोलो तो सोच के बोलो, कानून जान के बोलो। अब पार्लियामेंट क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है कि ये मोशन है, ये मेंबर लाएंगे, सरकार को कोई हक नहीं मोशन लाने का। 50 members of parliament in the Rajya Sabha or 100 members of parliament in the Lok Sabha. Therefore, this right is given by the constitution to the members of the house. And 2/3 of the members of the house present and voting have to vote in favor of the motion, have to vote in favor of the motion. And the motion has to be passed also by a majority of the house. The government has no role to play because the constitution makers realize this power should not be given to the government. This is exclusively within the domain of members of parliament. How does a minister of the government make a public statement that I will move the motion, that we will move the motion? The government has no role to play in this. Government cannot rely upon an in-house procedure which has nothing to do with Article 124 of the Constitution. Article 124 of the Constitution gives a right to investigate the allegation made by pursuant to a law made by Parliament, which is the Judges Inquiry Act, which committee will investigate the matter. The Constitution doesn't recognize any in-house committee. It can't. And no government, no member of parliament can even look at that report and come to any conclusion. And yet all of you in the media have held the judge guilty based on a report which has no constitutional value or basis. What is going on in this country? And people in the government are making statements to that effect. This is shocking. You know, let me say another thing. This in-house procedure was set up in 1999 by the Supreme Court of India. 1999 में ये इन हाउस प्रोसीजर का गठन हुआ। उसके बाद कई इंपीचमेंट हो चुके हैं, मोशन हो चुके हैं। इंपीचमेंट तो कोई हुई ही नहीं, लेकिन कई मोशन हो चुके हैं। जस्टिस सेन के खिलाफ, गंगेले के खिलाफ हुए हैं ना, गोगोई साहब के खिलाफ हुए हैं ना। कोई इन हाउस प्रोसीजर किसी ने सरकार को भेजा? सभी में इन हाउस रिपोर्ट हुई थी ना, तो इन हाउस रिपोर्ट का किसी ने सरकार को भेजी? नहीं भेजी। वो इन हाउस रिपोर्ट क्या पब्लिक हुई? नहीं हुई। तो ये इन हाउस रिपोर्ट पब्लिक क्यों हुई? और ये इन हाउस रिपोर्ट सरकार क्यों भेजी गई? सरकार का कोई तो देना ही देना नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये मेंबर्स का हक है। किस सोच के साथ ये भेजी गई? क्योंकि जो हमारे जस्टिस, चीफ जस्टिस खन्ना साहब थे, सबसे मेरे हिसाब से एक बहुत ही बेहतरीन जज थे, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये रिपोर्ट क्यों भेजी गई, सवाल उठता है। गोगोई साहब के बारे में रिपोर्ट नहीं भेजी गई, गंगाले साहब के बारे में रिपोर्ट नहीं भेजी गई, बाकी जजेस जिनके खिलाफ भी इंक्वायरी है कोई रिपोर्ट नहीं भेजी गई। यहां क्यों भेजी गई और किस लिए भेजी गई? इस रिपोर्ट को तो वो पढ़ भी नहीं सकता, क्योंकि इसका कोई संवैधानिक औचित्य ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। So this whole procedure is so completely unconstitutional, so completely illegal. The process itself is so completely illegal. And the media is bandying it about as if the judge is guilty. And we all know that even the in-house procedure doesn't say that the money belonged to him.
It says that it was placed by his tacit or active consent. What does that mean? And in any case, that's wholly irrelevant. There is no investigation. So the government can't rely upon it. The members of parliament can't rely upon it. So what is the motion that is going to be moved? Because there is no fact established. So let me say in English now on the first part, because the second part I have said in English already as well as in Hindi. On the first